नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे आईएएस अधिकारी से करवाना चाह रहा हूं जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। एमटेक करने के बाद आईआरटीएस में उनका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद यूपीएससी क्रैक करके वो आईएएस बने। मैं बहुत स्वागत करता हूं 2014 बैच के आईएएस अधिकारी एस जयवर्धन साहब का। नमस्कार सर। आंध्रा लिए चलता हूं सर आपको मैं, जहां से स्कूलिंग हुई सर। थोड़ा सा परिवार के बारे में और स्कूल लाइफ के बारे में बताएंगे। मैं एक्चुअली विशाखापट्टनम में जन्म लिया। और पिताजी माताजी दोनों विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। और हम लोग 4 हैं बच्चे। 3 भाई हैं हम लोग और एक बहन है, सबसे बड़ी बहन है और मैं सबसे छोटा हूँ। और बचपन तो अच्छा रहा। विशाखापट्टनम में ट्रांसफरेबल जॉब था पिताजी का, तो जगह जगह ट्रांसफ़र होने के बाद अल्टीमेटली विशाखापट्टनम ही सेटल हुई हैं। तो बचपन बहुत अच्छा रहा नामदेव जी। और मैं नवोदय का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो नवोदय में हॉस्टल लाइफ भी गुजार के वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। नवोदय में जब कोई बच्चा एडमिशन लेता है सर, तो उस समय उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती। और मैंने जितना आपसे बात की है, जितना जाना है, घर में सबसे छोटे थे आप। छोटा सबसे ज़्यादा शरारती भी होता है सर। 5th के बाद नवोदय आप जाते हैं। उस समय सोचने समझने की शक्ति और उम्र भी नहीं रहती सर। कैसा पहला एहसास रहा जब नवोदय आप पहुंचे? क्योंकि परिवार का साथ, 4 भाई बहन साथ में, माँ बाप का प्यार, और अचानक एक ऐसी लाइफ जहां आपको खुद ही उठना है, खुद अपने खाने की तैयारी करना है, खुद अपने कपड़े देखना है, अपने आप को तैयार करना है। कैसा महसूस हुआ जब पहली बार नवोदय पहुंचे? वो एक्चुअली एक फैक्टर ये था नामदेव जी वहाँ पर कि हम लोग जब 5th क्लास में थे, हमारे दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो एक वन ऑफ माई फ्रेंड्स उन्होंने बताया कि एक स्कूल नया खुला है। बिकॉज बैक देन इट वाज नवोदय वाज जस्ट बिगिनिंग। तो उन्होंने बताया कि फ्री में एजुकेशन मिल रहा है और फ्री में हॉस्टल, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और सब कुछ एजुकेशन पूरा बार जो है हमारे पेरेंट्स के ऊपर नहीं रहेगा करके मेरे को पहली बार जब सुना, इट वाज लाइक रेवोल्यूशनरी। बिकॉज अब तब तक हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, तो फिर उनके साथ मैं भी डीओ ऑफिस चला गया एप्लीकेशन लेके। फिर घर आके फिर मैं अपने पिताजी को बताया कि ये रेजिडेंशियल स्कूल है एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इट वाज मतलब वो एक मेरे को लगा कि इट वाज अ रेवोल्यूशनरी थिंग टू गेट फ्री एजुकेशन। तो आई डिड नॉट वांट टू बी अ बर्डन ऑन माय पेरेंट्स टाइप उसी समय से था कुछ। तो बट आफ्टर दैट पेरेंट्स भी उसको एप्लीकेशन को भरवाएं, बिकॉज डिसीजन वाज माइन। तो मैं तो जब भी नवोदय ज्वाइन कर लिया तो मेरा ही डिसीजन, तो आई वाज वेरी हैप्पी देयर। दो वो नया स्कूल था, पक्का बिल्डिंग्स भी नहीं थे, बट अच्छा तरीके से बगल में आपके बच्चे रहेंगे, आप ही के जैसे सब बच्चे हैं साथ में। तो अगर ग्रुप बना लेते हैं तो फिर बस दिन गिनने होते हैं। तो फिर आपका जैसे छुट्टी होता है, छुट्टी में फिर से एनीवे यू गोइंग बैक टू योर हाउस। तो बड़ा मतलब अच्छा ही रहा वहाँ का पीरियड। घर वालों को थोड़ी तकलीफ नहीं है थोड़ी इतने कम उम्र में भेज रहे हैं? क्योंकि घर का कोई ऐसा शख्स कोई और तो नवोदय उसके पहले गए नहीं, आप ही शायद पहली बार गए थे नवोदय। मेरा बड़ा भाई एक्चुअली सैनिक स्कूल गया था, तो उसको भी 1-2 फैक्टर्स थे मुझे जाने का। पहले भाई घर आता था, उसको स्पेशल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता था, तो हमको लगा कि हमको भी मिलेगा, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। दूसरा फ्री एजुकेशन वाज वन ऑफ द अदर फैक्टर्स कि उसमें अच्छा लगा मुझे कि जाना चाहिए करके आई ट्राइड एंड एडमिशन भी हो गया। 8th के बाद सर सब्जेक्ट? हमारे यहाँ एक्चुअली 10th के बाद ट्रांजिशन होता है नामदेव जी। हम लोगों का 10th तक कॉमन सिलेबस रहता है स्टेट स्कूल सिलेबस में, एंड 12th में यू चूज़ कि आप कौन सा स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। मैंने वहाँ इंटरमीडिएट बोलते हैं, +1 +2 को वहाँ जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट बोलते हैं, और जूनियर कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो MPC लिया है, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो कंप्यूटर में रुचि का अचानक क्या कारण बना सर? क्योंकि बीटेक आपने किया, फिर एमटेक आपने किया, कंप्यूटर में नॉलेज शुरू से मतलब रुचि थी, नॉलेज तो रहा ही होगा निश्चित तौर पर। रुचि कैसे बनी कि कंप्यूटर फील्ड में जाना है?
उस समय नामदेव जी बेसिकली मोस्ट हैपनिंग था। वो एक ऐसा पीरियड आया था सर जब ऐसा लग रहा था कि पूरी नौकरियां सिर्फ और सिर्फ अगर बची हैं तो उसी फील्ड पर बची हैं। इंजीनियरिंग में इनफैक्ट दूसरे ब्रांचेस के भी लोग जो हैं वो कंप्यूटर्स में ऑप्ट करके नौकरियां बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही आते थे। तो हमारे उस समय के हमारे जनरेशन में तो हम लोगों का सबका वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही सॉर्ट ऑफ रहता था, तो नेचुरल चॉइस टाइप हो गया, तो हम लोग उसी में पढ़ाई किए हैं। फिर नौकरी पे कैसे आया सर आगे? फिर मतलब आपने, मैंने सुना कि पहला जॉब आप ही को मिला घर में। या मेरा सिस्टर IRS में चले गए हैं और मैं साथ में ही मेरा भी नौकरी लग गया है। मेरा पहले से ही यही प्रायोरिटी था कि सबसे पहले नौकरी पाएं और एकदम सेटल हो जाएं, बिकॉज़ वहाँ आय का स्रोत बहुत ज़रूरी था। तो फिर हम लोग तो नौकरी के लिए मैं पहले से ही प्रयासरत था। तो और सिविल सर्विसेज वाज वे मोर डिफिकल्ट। आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि आई विल जस्ट गिव इट अ ट्राई, बट वंस आई गॉट द जॉब, वंस आई वाज कंफर्टेबल, देन वो घर में ही था एक्चुअली, पढ़ना है, सिविल सर्विसेज लिखना है करके। तो उसके बाद वंस थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन, देन आई गेव एन अटेम्प्ट, और उसमें मेंस क्लियर कर रहा था, तो मेरे को लगा कि आई थिंक आई हैव इट इन मी, देन आई स्टार्टेड गिविंग इट मोर सीरियस। क्योंकि सर ये मैंने काफ़ी लंबा, आपने TCS में काम किया, आपने उसके अलावा और भी कई कंपनीज में आपने काम किया सर। उसके जब 12th के बाद ग्रेजुएशन आपको बीटेक आपने करे, बीटेक के बाद भी UPSC की जा सकती थी, MTech के बाद भी फिर आपने बाहर भी आपने जॉब किया। मैंने सुना अगर UPSC सिलेक्शन नहीं होता तो आज आप ऑस्ट्रेलिया में होते। हाँ नामदेव जी, एक्चुअली UPSC के लिए आई वॉज लिटिल एज ए सेड कि उसमें मुझे सेल्फ डाउट था थोड़ा सा कि क्लियर हो पाएगा कि नहीं, और मैं अपने को घर पे और एक बर्डन नहीं बनाना चाह रहा था। मुझे पहले प्रायोरिटी यही था कि पहले सेटल हो जाए और कंफर्टेबली घर भी हो जाए, तो उसके बाद फिर अपने आप से प्रयास करूँगा करके ही सोच था। तो उसी कारण से पहले जॉब में मैंने अपने आप को सेट कर लिया है, एंड एवरीथिंग वाज कंफर्टेबल। इवन देन, इवन इन दैट पोजीशन आल्सो मैं नौकरी नहीं छोड़ा हूँ, नौकरी साथ में रखते हुए पढ़ा हूँ मैं। तो आई ऑलवेज हैड माई जॉब इन हैंड। आई स्टडीड फॉर UPSC व्हाइल आई वाज हैविंग माई जॉब। बट सर आज के समय में कोई भी नौकरी बहुत चैलेंज से भरी हुई है सर, बहुत आसान नहीं है। प्राइवेट जॉब्स में तो अब ऐसा है ही नहीं कि आप 4 घंटे की 5 घंटे, अब आपको हर सेकंड जवाबदारी आपकी तय होती है। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आप देते थे सर कंपनीज को, बट मैं वही पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि प्राइवेट जॉब में रहते रहते क्या आसान होता है UPSC की तैयारी कर पाना? समय मिल पाता है इतना? नहीं नामदेव जी, उसमें थोड़ा सा हमको मैनेज करना पड़ता है समय को, बिकॉज डिलीवरेबल्स, प्राइवेट नौकरी में डिलीवरेबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसमें अगर आपका CR भी इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर, आपका अगर काम के हिसाब से ही CR लिखा जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए आई थिंक टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके काम करना पड़ता है। तो आई थिंक आई हैव मैनेज्ड इट दैट वे। और UPSC पढ़ने के लिए आई थिंक आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे तो कर सकते हैं। कैसे तैयारी शुरू की आपने सर? किन बातों का ध्यान रखा तैयारी करते समय? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर उस समय जब आप लोगों ने UPSC क्लियर किया, निश्चित तौर पर उसमें सोर्सेज बहुत कम थे, पढ़ाई क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए, कहाँ से आपको पढ़ना है। आज के समय में मैं देखता हूँ यूथ के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो बेसिकली कंफ्यूज रहता है कि मैं इसको पढूं कि इसको पढूं। किन बातों का ध्यान रखा आपने जब UPSC की आप तैयारी कर रहे थे? नामदेव जी, मुझे लगता है कि नॉलेज इज मतलब इट इज़ द सेम। इफ अगर 10 बुक्स में भी अगर एक सब्जेक्ट पे अगर लिखा रहता है, तो फिर आप 10 बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लगता है। एक बुक पक्का पढ़ लें और उसका रेफरेंसेस जो है दूसरे बुक्स में एक बार देख लें, तो आई थिंक इट विल बी इनफ। तो अभी आज के डेट में अगर इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, तो उसको हम लोगों को एक ही पे विश्वास करना पड़ेगा। पहले यू हैव टू फिक्स वन सोर्स ऑफ नॉलेज, और उस पे विश्वास करते हुए अब वहाँ से पूरा पढ़ाई करें
क्रॉस रेफरेंस में दूसरे रेफरेंस मटेरियल्स को देख सकते हैं. यू शुड ऑलवेज हैव वन थिंग एज ये बेसिक नॉलेज सोर्स. क्रॉस रेफरेंसेस में यू कैन हैव मल्टीपल सोर्सेस. जॉब जब आपकी थी सर, आप टीसीएस में थे और बाकी सॉफ्टवेयर में काम, तभी शादी हो गई मैंने सुना सर. तो यूपीएससी के पहले ही शादी हो गई थी सर? हाँ, हो गया था नामदेव जी. इट्स अ लव मैरिज? यस. कैसे मुलाकात हुई मैडम से, कहाँ सर? टीसीएस में ही ट्रेनिंग के दौरान में हुआ है. अभी सर चूंकि मैंने सुना कि आईआरटीएस भी आपने क्वालिफाई किया, ट्रेनिंग भी शायद 8-9 महीने वहां पर आपने की. रेलवे का जॉब भी अच्छा माना जाता है सर, तो क्या वहां पर भी ऐसा लगा कि नहीं अभी और तैयारी करना है, कि शुरू से एम यही था कि कलेक्टर ही बनना है, आईएएस ही सेलेक्ट होना है सर? हाँ, आई मीन हम लोगों को प्रेफरेंस तो आईएएस आईपीएस का ही रहता था. तो आईआरटीएस में ज्वाइन करने से पहले ही एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी अप्लाइड था. मेरे साथ भी बहुत सारे लोग एग्ज़ाम लिखे हैं और आईआरटीएस से भी दूसरे सर्विसेज में आफ्टर द ज्वाइनिंग हम लोग दोस्त में भी बहुत सारे दूसरे सर्विसेज में गए हैं नामदेव जी. यूपीएससी आना ही क्यों सर, कुछ कारण इसके पीछे? कि फादर की जॉब थी इसलिए घर में वातावरण था कि कोई ना कोई यूपीएससी जरूर सेलेक्ट हो? वातावरण तो ज़रूर था नामदेव जी, और साथ ही साथ एक्चुअली डाइवर्सिटी बहुत है इस करियर में, और आपको बहुत काम करने का अवसर मिलता है. वो तो जॉब में आने के बाद और रियलाइजेशन हो रहा है कि देर आर चैलेंजेस बट देर आर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन वाइड वेराइटी ऑफ एरियाज, एंड diversity of the career is one of the biggest reasons UPSC is a good choice. छत्तीसगढ़ और तेलंगाना एक जैसा ही है सर, अनडिवाइडेड आंध्रा का पार्ट वो, और ये अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का पार्ट रहा है छत्तीसगढ़ सर. कार्डर जब हम चुनते हैं या कार्डर एलोकेशन की जो प्रक्रिया होती है, दोनों राज्य लगभग अगर मैं बाकी चीजों मानूं तो बहुत नजदीक लगते हैं, दोनों अगल बगल भी है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है छत्तीसगढ़ से. छत्तीसगढ़ कार्डर जब मिला सर, क्या लगा उस समय सर? छत्तीसगढ़ कैडर जब मिला तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आंध्रा से बहुत पास में है. बट एकेडमी में जाने के बाद थोड़ा सा लगता यह है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी समस्या है. मेनली उस समय में 2014 का बात बोल रहा हूँ कि अभी भी हमारे यहाँ समस्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेके, तो चैलेंजिंग रहेगा करके. लेकिन बहुत सारे हमारे सीनियर ऑफिसर्स हमारे एकेडमी में आते थे और लेक्चर्स देते थे, तो उसी समय से हमको एक पॉइंट था कि वहाँ पर चैलेंजेस हैं लेकिन काम करने के लिए बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा करके एक उम्मीद था एकेडमी से. तो आफ्टर दैट वी वर ऑल कंफर्टेबल, जितने भी हम कैडर में आए हैं तो वी वर ऑल कंफर्टेबल. आने के बाद भी बहुत सारे चीज़ें ठीक रहे हैं यहाँ पर. बहुत अधिकारियों के मैंने सर इंटरव्यूज किए, बहुत अधिकारियों से मुलाकात भी रही. कार्तिकेय गोयल साहब एक हैं, वो भी जैसे आपकी बातचीत का तरीका बहुत हम्बलनेस दिखती है सर, और ये लगता है सर कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो एक अपनापन लगता है. वही गोयल साहब में भी लगता है. शायद आपने ट्रेनिंग भी उनसे ली है, शायद वो छाप भी आपके में आए. आज के जो अधिकारी आ रहे हैं सर, मैं आपसे उनके बारे में कमेंट कहने नहीं करूंगा, बिल्कुल आप नहीं करेंगे, लेकिन हम्बलनेस क्यों गायब होते जा रही, क्या कारण आप मानते हैं? क्योंकि आरआर अधिकारी जितने भी हैं, बहुत कम अधिकारियों में वो हम्बलनेस देखने को मिलती है. लोगों से वो बातचीत करने का तरीका देखने को मिलता है. ऐसा लगता है कि पहले और अभी में बहुत बदलाव आ रहे हैं. इसका क्या कारण मानते हैं? आई थिंक इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं नामदेव जी, एंड आई मीन आई थिंक एक तो अब जैसे हम लोग परवरिश होता है, आई मीन हाँ, बेसिकली आप कैसे अपब्रिंगिंग रहता है, आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस. एंड एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफिसर्स सब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं. लेकिन आज जो जनता है सर, वो अपने अधिकारी को जवाबदेह मानती है अपने प्रति, और ये मानती है कि वो अगर मिलने जाए उनसे मुलाकात हो. कम से कम देखिए, हर किसी की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर दो मीठे बोल अगर कोई अधिकारी उस इंसान से कर लेता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है. इस चीज की कमी तो डेफिनेटली अब आ रही है सर. ये इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा, ऐसा लगता है सर. इसमें एक्चुअली एक और बात मैं बताना चाह रहा था. इसमें इन्फ्लुएंसर्स में एक्चुअली आप किन किन के साथ काम किए हैं, योर सीनियर्स ऑल्सो,
विल हैव अ लॉट ऑफ मतलब आपका रिफ्लेक्शन, मतलब आपके बिहेवियर जो है उनका रिफ्लेक्शन रहता है, उनको ऑब्जर्व करके हम लोग बहुत सारे सीखते हैं। तो उसमें भी मैं मानता हूँ कि उसमें भी एक इन्फ्लुएंस रहता है। एंड एज फार एज आपका क्वेश्चन है मिलने का, आई थिंक इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग रिस्पॉन्ड करें एटलीस्ट। वी नीड नॉट गिव सोल्यूशन इमीडिएटली बिकॉज सम द प्रॉब्लम्स उसमें कुछ प्रक्रिया के अनुरूप ही काम हो सकता है। तो प्रक्रिया समझाने के लिए तो मिलना ज़रूरी है। पर्सनली तो हमको प्रयास करना चाहिए कि वी शुड अटेंड ऑल पीपल इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ऐसा नहीं कि पूरे समय हम लोग मिलते रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, बट एक टाइम पीरियड फिक्स करके फिर उसमें हम लोग को मिलना चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स भी सुन सकें और फीडबैक बहुत अच्छा मिलती है। तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन हाउ आवर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स आर डूइंग। टीसीएस में मैडम भी आपके साथ काम करेंगी सर, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग जिस प्रोफेशन में हैं, जिस लाइफस्टाइल को आप लोग बिलोंग करते हैं, वाइफ का सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है सर। उन्होंने वो भी चाहती तो बहुत अच्छी जॉब कहीं करके बाहर रह सकती थी सर। आप जब यहाँ पूरा समय जनता के बीच देते हैं, चूंकि आज की डेट में हर समय हर दिन नया चैलेंज है आपके सामने, हर किसी की फील्ड में है सर, कितना साथ मिल पाता है घर का और कितना जरूरी आप मानते हैं कि एक वाइफ का वो साथ मिल पाना ताकि और बेहतर काम किया जा सके? बहुत इम्पॉर्टेंट है नामदेव जी। पर्सनल लाइफ में एक्चुअली फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्चुअली प्रोफेशनल लाइफ का जितने भी स्ट्रेस है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं कभी कभार पर्सनल लाइफ पे भी आ जाता है। तो फिर उस समय वो अगर अंडरस्टैंडिंग रहते हैं तो बहुत उसमें एक हेल्प मिल जाता है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल to my family, especially to my spouse, that she has been always supportive with respect to my job also and with respect to my personal life also. मैंने सुना सर म्यूजिक के भी बहुत शौकीन हैं आप, सुनना बहुत पसंद है आपको, गाना भी आप गाते हैं। क्या सुनना पसंद है सर जीवन में? मैं सभी टाइप का म्यूज़िक सुनता हूँ नामदेव जी। बहुत डाइवर्स है। मैं ऑन वन हैंड मंत्रा जो रहते हैं हमारे विष्णु सहस्त्र नाम एंड अदर मंत्रास, वो बहुत पसंद है मेरे को। जो वैदिक हिम्स रहते हैं वहाँ से लेके वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटल तक वाइड वैरायटी ऑफ म्यूज़िक सुनने में पसंद। फिटनेस में भी बहुत ध्यान देते हैं सुना मैंने सर। बहुत नहीं, बट आई थिंक रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता हूँ। गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं सर सुना मैंने, और यहाँ मैंने जब आया तो बहुत लोगों ने तारीफ की कि एक बहुत पुरानी फिल्म है जो जीता वही सिकंदर, उसका एक बहुत शानदार आप गाना भी गाते हैं सर। मैं चाहूंगा अगर 2 लाइन गुनगुना पाए तो सर। नामदेव जी उसमें आई थिंक कोशिश करिए सर, हम लोग भी साथ देंगे आपका सर। ठीक है। पहला नशा पहला हुआ, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं क्या मैं अपना है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता। इतना शानदार गाते हैं सर, आप बोलते हैं कि मैं और तमिल का एक आध तेलुगु गाना कोई आप मैंने सुना है वो भी बहुत अच्छा गाते हैं आप, तो एक आध अगर कुछ सुना पाए सर। तेलुगु तो मेरा मदर टंग है, बट अभी कुछ याद नहीं आ रहा। मोहला मानपुर बहुत चैलेंज रहा सर, क्योंकि वो एसडी बनकर गए, नया जिला, बिल्डिंग तक नहीं, एसपी कहाँ बैठेगा, कलेक्टर कहाँ बैठेगा, बाकी चीजें कहाँ होंगी, बहुत चैलेंज रहता है जब नया जिला बनता है। किस तरह से याद करते हैं मोहला मानपुर को आज भी? इट वॉज ए वेरी चैलेंजिंग एट द सेम टाइम वेरी मेमोरेबल पीरियड फॉर मी। पहली बार कलेक्टर बन के जा रहे हैं तो हम लोग को कलेक्टर ही बनना एक ड्रीम सा रहता है। तो फिर उसमें वो चैलेंजेस को हमने एक्सेप्ट किया है। और वो छोटा ज़िला है नामदेव जी, उसमें एरिया वाइज ऑल्सो इट इज़ वेरी, आउट ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स विच वर कार्व्ड आउट, उस ज़िले में जो मुख्यालय है वो ग्राम पंचायत से संचालित होता था। तो बट फिर भी वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं और वहाँ के जनप्रतिनिधि का सपोर्ट भी रहा है। तो फिर हम ओएसडी के रूप में मैं और अक्षय गए हैं। अक्षय अभी कोंडागांव एसपी हैं, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम रहा। उसके बाद रत्ना सिंह आए, उसके बाद वाईपी सिंह साहब आए हैं। तो वो पीरियड आई थिंक इट विल बी अ मेमोरेबल पीरियड। एंड
हम लोग कुपोषण के लिए अच्छा काम करने का प्रयास किए हैं, कुपोषण मुक्ति के लिए, नॉट माल न्यूट्रिशन पर से, माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए हमने प्रयास किए, उसमें काम किए हैं, हेल्थ में प्रयास किए हैं, एजुकेशन में भी काम करने का प्रयास किए हैं, और साथ ही साथ जो बेसिक सेटअप है इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, उसमें भी हमने प्रयास किया है। तो इट वाज अ गुड स्टार्ट टू लर्न अ लॉट, कि क्योंकि सब कुछ आप ही को स्टार्ट करना है, देयर इज़ नथिंग सेटअप, तो आई कुड स्टार्ट थिंग्स द वे आई वांटेड। मेरा फोकस ज़्यादातर प्रोसीजर पे रहता है, प्रोसेस पे, कि सारे चीज़ें प्रोसीजरल रहे, ताकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एक रहे। कोई भी फाइल मेकिंग में और उसमें अगर कोई फाइल नहीं रहना, ये सब बातें ना रहें, तो उसके लिए प्रयास रहा है कि नस्ती पंजी, नस्तियाँ सब प्रोसीजरली रहें। तो वी स्टार्टेड इट दैट वे। तो इनफैक्ट ई ऑफिस को भी इम्प्लीमेंट कराना चाह रहा था, बट देन वी कुड नॉट स्टार्ट इट। सूरजपुर अलग सा फिर से जिला सर, कोयले की भरमार यहाँ पर, ये भी आदिवासी इलाका सर, बहुत पिछड़ा इलाका, किस तरह से देख रहे हैं सूरजपुर को? सूरजपुर विथ रिस्पेक्ट टू मोहला मानपुर एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रिक्ट है, सो देर इज़ लॉट ऑफ स्कोप टू वर्क हियर। उसमें आपके पास HR का भी और फाइनेंशियल रिसोर्स का भी कमी नहीं है। थोड़ा सा प्लान अच्छा करेंगे तो यहाँ अच्छा काम हो सकता है। तो उसमें प्रयास यही रहेगा कि हमारा कुछ ब्लॉक्स हैं जो अभी भी थोड़ा पिछड़े हैं, उसमें ज़्यादा फोकस करके काम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कुपोषण मुक्ति के बारे में एजुकेशन में प्रतापपुर ब्लॉक में थोड़ा सा इनिशिएटिव नया कुछ करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ बाकी राजस्व मामलों को लेके यहाँ पर एक इश्यू रहता है। प्रयास यही कर रहे हैं कि एक पारदर्शिता के साथ राजस्व न्यायालयों को अच्छा संचालन करने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एस जयवर्धन साहब। सादगी देखिए आप इनकी। निश्चित तौर पर देखिए, इंसान बड़ा होता है, इंसान अच्छे पदों पर जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप आज भी अपनी जमीन से जुड़कर काम कर रहे हैं, आज भी आप लोगों की इज्जत कर रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए, आज आप जब किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं, मैं नहीं बोलता कि हर काम आपका हो पाएगा या अधिकारी आपको हर चीज दे पाएगा, लेकिन जब दो मीठे बोल इंसान किसी से बोल लेता है तो उसी में सामने वाले को ये लगता जरूर है कि चलिए मुझसे अच्छे से बात तो ही, प्रयास तो किया गया। तो नए जो अधिकारी आ रहे हैं उनको निश्चित तौर पर सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम्बलनेस बहुत जरूरी है आपके जीवन में। कहा जाता है कि जो वृक्ष जिसमें सबसे ज्यादा फल होते हैं वो उतना झुका हुआ रहता है। तो जीवन में झुकना सीखिए, निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ते जाएंगे। अफसरनामा के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।